हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ट्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो चैप्टर है द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसका 30 मिनट्स रॉकेट रिवीजन। मतलब कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे विद इन 30 मिनट्स। ये चैप्टर इस चैप्टर में हम लोगों ने वेरियस कंसेप्ट पढ़े हैं, लाइक हमारा प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, सप्लाई के वेरियस डिटर्मिनेंट्स है, लॉ ऑफ सप्लाई है, आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ये सारी चीजें। अब ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि हम लोग इसे 30 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे हम लोग, लेकिन जो है अच्छे से प्रॉपरली इस पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में कंसेप्ट दैट इज रेवेन्यू। बेसिकली रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी पर्टिकुलर इनकम है, ठीक है, उसे हम रेवेन्यू बोल सकते हैं कि जो भी इनकम अर्न की जा रही है, जितना भी अमाउंट अर्न किया जा रहा है फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, सो रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट अर्न्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट। ठीक है, तो इफ अगर हमें रेवेन्यू को फाइंड आउट करना, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, इस वे से जो है हम अपना रेवेन्यू निकाल सकते हैं, जो टोटल रेवेन्यू उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वेरियस कंसेप्ट पढ़े थे रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट। वैसे ही हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू के देखेंगे, जो कि आपके पास में होते हैं टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई। टोटल रेवेन्यू दैट इज जो सारे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके जितना भी रेवेन्यू आपको अर्न हुआ है वो टोटल हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा कि पर यूनिट आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, इसे आप फाइंड आउट कैसे कर लोगे? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो एक एडिशनल यूनिट को सेल आउट करने पर आपको कितना जो है एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, मान लो हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है ऑफ द 6th यूनिट सोल्ड। पहले हमने 5 यूनिट सेल की थी, अब हमने एडिशनल एक और सेल की है, तो अगर हमें MR निकालना है ऑफ द 6th यूनिट सोल्ड, तो हम कैसे निकालेंगे? जो टोटल रेवेन्यू है 6th यूनिट का माइनस करेंगे उसमें से जो टोटल रेवेन्यू है 5th यूनिट का। ठीक है, तो उससे हमारे पास में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो निकल जाएगा। इसके अलावा एक और जो है फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड आउट करने का, वो हो सकता है हमारा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, ये दोनों जो है फॉर्मूला हम लोग अपने मार्जिनल रेवेन्यू में लगाते हैं। टोटल रेवेन्यू का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, दैट वुड बी प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी या टोटल जो है यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, इसके अलावा आप समीशन ऑफ MR ले सकते हो। अगर आप सारे जो मार्जिनल रेवेन्यू उसका टोटल करोगे तो आपके पास में टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ऑलराइट, और ये एवरेज रेवेन्यू से यही पर्टिकुलर हमारा क्या बन जाएगा, जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर हो गया है। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज जो कि हमें पता होनी चाहिए, दैट इज AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। ठीक है, जब हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं तो AR इज इक्वल्स टू आपका प्राइस आएगा। कैसे आएगा? देखो सिंपल सी चीज है। TR क्या होता है स्टूडेंट्स? TR होता है आपका P इंटू Q होगा। ऑलराइट, इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो TR का एक और क्या फॉर्मूला बन सकता है? देखो AR को कैसे निकालोगे आप? AR इज इक्वल्स टू TR डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, इस वे से निकालोगे। तो अगर मुझे TR को अगर मैं AR के फॉर्म्स में लिखूं तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग? AR इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू P इंटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, अब ये चीज हमें जनरली बहुत ही नॉर्मली पता है कि ये दोनों चीजें जो है सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास में? AR इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस भी होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कैसे होता है? तो ये पूरा जो है हम लोग इसे सॉल्व कर बता सकते हैं कि AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। ठीक है, नाउ ये वही चीजें जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और ये हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट है तो AR और MR के बीच का रिलेशनशिप हमें देखना है। तो पहली चीज तो हमें पता है कि प्राइस और AR सेम होता है, तो प्राइस हमारा कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कांस्टेंट प्राइस ले लिया है, दैट इज ऑफ 5। ठीक है, और ये क्या बना है? ये हमारा प्राइस बना है, ऑल्सो ये हमारा AR बना है। जब आपका प्राइस
कांस्टेंट रहेगा तो अगर आप एक और एडिशनल यूनिट को सेल आउट भी करोगे तो भी आपका एमआर उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम एक यूनिट को सेल कर रहे हैं 5 रुपीज की, तो ये 5 हुआ क्या हमारा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। 2 यूनिट्स को सेल किया है 5 रुपीज का, तो ये 10 रुपीज जो है वो टोटल रेवेन्यू हुआ। अगर मैं इसका एमआर निकालूं तो 10 - 5 विल गिव अस 5, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका एमआर भी सेम ही रहेगा। तो जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट तो प्राइस इज इक्वल्स टू एआर इज इक्वल्स टू एमआर होता है। ऑल राइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट में टीआर और एमआर का रिलेशनशिप। तो आपका जो एमआर है वो तो यही प्राइस लाइन बनेगी हमारी, और टीआर जो है वो आपको एक स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ दिखेगा। रीजन बीइंग कि कांस्टेंट प्राइसेस है, तो अगर आप एक एक यूनिट को बढ़ाओगे भी तो वो कॉन्स्टेंटली जो है इंक्रीज होने वाला है। ऑल राइट, देन उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर देख लो, जब प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ठीक है। प्राइस फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट, तो इन दैट केस हमारा जो एआर और एमआर है दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये बताएगा कि अगर आपको ज्यादा यूनिट्स को सेल आउट करना है तो आपको आपका जो है प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर प्राइस राइज हो रहा है विद आउटपुट, तो विद राइजिंग प्राइस हमारी जो लोगों की परचेज करने की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू जो है, अगर हम मार्जिनल या एवरेज टर्म्स में बात करें तो हमारा जो रेवेन्यू वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स दिखेंगे। ऑल राइट, देन उसके बाद में व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, टीआर और एमआर का रिलेशनशिप। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीज जो है, ऐसा ही कुछ डायग्राम जो है हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा है, जो कि हम लोग अपने प्रोडक्ट एंड कॉस्ट में पढ़ के आए थे, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप, ठीक है। वैसा ही आपका टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप है। जब तक आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा तब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल तो होता है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है। जब आपका टोटल रेवेन्यू उसके मैक्सिमम पर है, मार्जिनल रेवेन्यू कहां पर है, उसके 0 पर है। और जब आपका टोटल रेवेन्यू फॉल होने लगेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। सेम रिलेशनशिप टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का भी होता है। तो इस वे से आप लोग अगर एक याद कर रहे हो तो आपको दूसरी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स टू द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जब आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। ऑल राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है हमारी। ऑल राइट, तो अगर उसे हम ग्राफ में देखें तो ये आपका टीआर है, ये आपका टीसी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपका हमेशा जो है वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रीजन बीइंग कि देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट, इसीलिए जो है आपका टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आपका वाई एक्सिस से ही टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगा। ये दोनों जहां पर मीट करते हैं दैट इज टर्म्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले अगर हम लोग देखें तो एक जो फर्म है वो एबनॉर्मल लॉसेस जो है वो उसे होते रहते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग देखो यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू कम है, टोटल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। इनिशियली आपको रेवेन्यू कम मिलता है, कॉस्ट आपकी ज्यादा लगती है, उसके बाद में एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। उसके बाद में अगर फर्म कंटिन्यू कर रही है तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी क्या कर सकती है, अर्न कर सकती है, ठीक है। कि अब जो है उसका रेवेन्यू बढ़ गया और उसका कॉस्ट कम हो गया तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स रहेंगे आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ऑल राइट, ये कंसेप्ट होता है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट का। उसके बाद में शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक फर्म ने इतने लॉसेस जो है इनकर कर लिए हैं कि अब वो और फर्दर लॉसेस इनकर करने के केपेबल नहीं बची है और अब उसे एट द एंड अपनी फर्म को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, उसे हम शटडाउन पॉइंट कहते हैं। तो शटडाउन पॉइंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है। जब जो है फर्म सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है और फिर धीरे धीरे वो वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पाती है, ठीक है। अगर वो फंक्शन करती रहेगी तो फिर ये चीज भी वो कवर नहीं कर पाएगी। तो अगर उसका हम लोग कुछ ग्राफ देखें तो ऐसा आएगा, ये आपका एआर है या फिर हम इसे एमआर भी बोल सकते हैं अगर हम प्राइसेस को कांस्टेंट मान रहे हैं तो शटडाउन पॉइंट उस पॉइंट पर आता है जब आपका जो एवीसी कर्व है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, वो आपके एआर को या फिर जो आपका प्राइस वाला कर्व है उसे अगर
अगर टच करता है, उसे अगर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द शटडाउन पॉइंट। अगर इसके बाद में भी आपका प्रोडक्शन चालू है तो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपके रेवेन्यू से, ठीक है। ये देखिए हमारा रेवेन्यू यहीं पर रह गया है और ये कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत वो जो है अब नॉर्मल लॉसेस वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द शटडाउन पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं प्रॉफिट पर। अब प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपकी जो कॉस्ट लगी है उससे ज्यादा अगर आपने अर्न किया है तो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इज बेसिकली व्हाट, कि आपके पास में कितना जो है पैसा बच रहा है, सारे कॉस्ट वॉस्ट को आपने जो है निकाल दिया साइड में और उसके बाद में जो आपके पास में मनी बचा, दैट वुड बी योर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग देम, ठीक है। जो भी एक्सेस ऑफ रिसीट है किससे, जो भी आपको एक्सपेंडिचर लगा है। अगर हम टोटल उसमें बात करें तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर लो तो दोनों के बीच का डिफरेंस विल गिव यू व्हाट, दोनों के बीच का डिफरेंस विल गिव यू दी प्रॉफिट, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पर। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जहां से जो है अपना जो प्रोड्यूसर है वो अपना जो प्रोडक्शन है उसे चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। दैट इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन है वो तो हम वैसे ही लिखेंगे, बाकी जो कंडीशंस होती है कि कैसे जो है हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं वो कंडीशंस हम लोग देख लेंगे। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन व्हिच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे हम, ये वो पर्टिकुलर जो है प्राइस है और आउटपुट कॉम्बिनेशन है जिसमें कि एक जो है प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है और जो है प्रॉफिट डिक्लाइन होगा अगर उसके बाद भी प्रोडक्शन चालू रहा तो, ठीक है। क्योंकि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो स्टेट ऑफ नो चेंज होता है और अगर उसके बाद भी प्रॉफिट मिलेगा तो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता रहेगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपके प्राइस और आउटपुट कॉम्बिनेशन का जिससे कि एक जो प्रोड्यूसर है उसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो रहा है और उसके बाद में जो है प्रॉफिट डिक्रीज होगा अगर उसने अपना प्रोडक्शन चालू रखा तो, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के दो मेथड होते हैं, एक होता है टीआरटीसी अप्रोच, एक होता है एमआरएमसी अप्रोच। हम लोग एमआरएमसी अप्रोच को पढ़ेंगे बिकॉज टीआरटीसी अप्रोच इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो हम सिर्फ एमआरएमसी को देख लेते हैं। तो अगर हम एमआरएमसी की बात करें तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दो कंडीशन होगी अगर कांस्टेंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो एमसी और एमआर इक्वल रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसके बाद में दूसरी कंडीशन होती है कि एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इज इक्वल्स टू एमआर आउटपुट लेवल, ठीक है। एक बार हमने देख लिया कि आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो गया है, उसके बाद में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा रेवेन्यू से तो एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन जारी रखेगा, वो करता रहेगा और वो एक जो है आपका पॉइंट ऑफ नो चेंज वाली जो है सिचुएशन नहीं बनेगी। इसलिए पहली कंडीशन की मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल रहे और जब वो दोनों इक्वल हो गए उसके बाद में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, या हम बोलेंगे कि वो ग्रेटर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। अगर इसे हम ग्राफ के थ्रू देखें तो कुछ ये देखेंगे, आप देख सकते हो दो पॉइंट है, एक है आर एक है के, ठीक है। आर और के दो पॉइंट्स पर आपका एमआर और एमसी इक्वल है, ये हमारा एमआर का कर्व हो गया, ये एमसी हो गया, ये दोनों पॉइंट्स पर एमआर और एमसी इक्वल है। लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम वाली कौन सी कंडीशन होगी, तो वो हमें जो है देखना पड़ेगा अपनी सेकेंड वाली कंडीशन जहां पे फुलफिल हो रही है उससे। अगर हम आर वाले पॉइंट पर बात करें तो आर के बाद में तो आप देख रहे हो कि मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, तो उस पॉइंट पर जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, वो ज्यादा अर्न कर रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू कॉस्ट। लेकिन अगर हम के वाले पॉइंट की बात करें तो इसके बाद में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा हो गया है आपके मार्जिनल रेवेन्यू से, इसीलिए जो आपका पॉइंट के है वो क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि उस पॉइंट पर जो है उसके बाद में अगर जो है अगर प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है तो वो लॉसेस इनकर करेगा और वो जो पॉइंट के है वो ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दी एमआरएमसी अप्रोच। अगर हम लोग देखें कि व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट वाली अगर कंडीशन है
तो जो है हम लोग क्या इसमें भी जो है हम लोग दो कंडीशंस देखेंगे, दैट इज MR इज इक्वल्स टू MC, और वही सेम चीज की MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल्स टू MR आउटपुट लेवल, ठीक है। तो इसमें भी जो है हमें पता है कि अगर प्राइस फॉल होता है विथ राइज इन आउटपुट, तो अल्टीमेटली अगर यहाँ से प्राइस फॉल हो रहा है तो आपका जो MR का कर्व है वो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। अभी अभी हम लोग देख कर हैं और इस चीज को हम लोग डिटेल में भी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो MR का कर्व है वो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, MC का कर्व हमने बना दिया, ये दो पॉइंट्स आए आपके पास में F और E। अब इसमें से इक्विलिब्रियम वाली कौन सी कंडीशन होगी, आपकी E, ठीक है, क्योंकि F को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, MC इज स्मॉलर देन MR बन रहा है, और ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम E के बाद में देखें तो E के बाद में आपका MC जो है वो मोर देन MR बन रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो आपका पॉइंट E है ये क्या करेगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट E जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज जो है आपका जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर, दैट इज सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, बेसिकली एक प्रोड्यूसर की विलिंगनेस प्लस हिज एबिलिटी टू सेल समथिंग और टू सप्लाई द गुड्स इन द मार्केट, ठीक है, उसे हम सप्लाई कहेंगे। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर की विलिंगनेस और प्रोड्यूसर की एबिलिटी भी होना कि वो उतने यूनिट्स को क्या कर सके, सप्लाई कर सके, ठीक है। उस टोटल को कंबाइंड को हम क्या कहेंगे, सप्लाई कहेंगे। तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सप्लाई क्या है, सप्लाई वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की जो कि एक फर्म या प्रोड्यूसर कुछ भी बोल लो, एक फर्म विलिंग भी है प्लस एबल भी है टू ऑफर फॉर सेल एट गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स, दैट मींस हमारी जो डेफिनेशन है उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है और वो ये चारों बनते हैं। कुछ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए सेल करने की, प्राइस होनी चाहिए कमोडिटी की, और एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। यहाँ पर हम एक और चीज ऐड करेंगे, विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी भी जरूरी है, सिर्फ विलिंगनेस और एबिलिटी ना हो तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या बनेंगे, ये कुछ हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स बनते हैं ऑफ सप्लाई। देन उसके बाद में सप्लाई दो काइंड्स की हो सकती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। जब एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपकी इंडिविजुअल सप्लाई हो जाएगी, और जब हम सारी फर्म्स की जो है सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वो आपका मार्केट सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के, वो देख लें। दैट मींस कैसे सप्लाई डिटरमाइन की जाती है। तो सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब देखो डिमांड में हमने क्या देखा था कि जैसे प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, दैट मींस इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, विद इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई भी इंक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स के पास में चांस रहता है कि वो ज्यादा जो है प्रॉफिट अर्न कर सके, इसलिए प्राइस के बढ़ने से वो सप्लाई अपनी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक इसका डिटर्मिनेंट बनेगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। देन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइसेस है उन पर भी डिपेंड करता है कि सप्लाई आपके प्रोडक्ट की कैसे होने वाली है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेस्ट एग्जांपल जो कि हमें बहुत ही अच्छे से याद रह जाता है, दैट इज कोका कोला एंड पेप्सी, ठीक है। और वहीं अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो इसमें आप वेरियस एग्जांपल्स ले सकते हो, टी एंड शुगर ले सकते हो, कार एंड पेट्रोल ले सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट मींस बेसिकली ऐसे गुड्स जिसको आप कलेक्टिवली यूज करते हो आपके जो है किसी भी पर्टिकुलर वांट को या डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये नहीं मिला तो वो सही, वो नहीं मिला तो ये सही, ठीक है, तो उस बेसिस पर, ठीक है। तो जो प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स हैं उन पर भी आपकी जो सप्लाई है वो डिटरमाइन की जा सकती है, वो एक डिटरमाइनिंग जो है फैक्टर बनता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लो कि अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ जाए, पेप्सी की प्राइस अगर मान लो इतनी नहीं बढ़ी है, तो अब क्या होगा, सप्लाई किसकी बढ़ेगी, सप्लाई आपके कोका कोला की बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड हमारे पेप्सी की बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि जो प्राइसेस है डिमांड के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप में चलता है, ठीक है। और वहीं अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो इसमें जो है कलेक्टिव क्या रहेगा, कलेक्टिव जो है हम लोग यूज करते हैं कलेक्टिवली इन्हें, ठीक है। देन
प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स, अगर मान लो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो प्रॉफिट मार्जिन है एक प्रोड्यूसर का वो कम हो जाएगा। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो सप्लाई है वो क्या होगी, वो डिक्रीज की जाएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो एक प्रोड्यूसर कम जो है यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस से क्या रिलेशनशिप आएगा, क्लियर है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, अगर जो है बहुत ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है तो ज्यादा सप्लाई हो सकता है बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी। वहीं अगर मान लो हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें जो है कॉस्ट वगैरह ज्यादा लग रहा है, तो इन दैट केस जो सप्लाई है वो कम रहेगी, ठीक है। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज ज्यादा प्रोवाइड करेंगी तो उससे जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सकेगा और जो सप्लाई है वो बढ़ सकेगी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा लगा दिए तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो इससे जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो कम होगा, अल्टीमेटली जो सप्लाई है वो कम की जाएगी। गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म के, अगर फर्म का गोल है कि उसे प्रॉफिट कमाना है तो वो जो है प्रॉफिट के हिसाब से अपनी सप्लाई को रखेगी। अगर एक फर्म का गोल है कि उसे जो है सोशल सर्विस करनी है, वेलफेयर के लिए जो है यूज करना है, तो अकॉर्डिंगली जो है फिर आपकी जो फर्म्स है उनकी डिमांड उस हिसाब से रहेगी, ठीक है, सॉरी नॉट डिमांड, सप्लाई। वहीं अगर हम मार्केट सप्लाई की डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो मार्केट सप्लाई में वो सारे आएंगे प्लस ये सारे आएंगे। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो अभी सप्लाई रोक दी जाएगी, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो अभी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये फिर से किस चीज के रिलेटेड आ जाता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में सप्लाई फंक्शंस की बात करें तो वही सेम चीज है, जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं उसे आप कुछ इस फॉर्म में लिख दोगे तो ये आपका सप्लाई फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो है सप्लाई का फंक्शनल रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं उसके वेरियस जो है डिटर्मिनेंट्स के साथ में। ये आपके इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन, जिसमें कि आप सारे जो है आपके वेरियस जो डिटर्मिनेंट्स हैं उन सबको यहाँ पर लिख दोगे। सप्लाई कर्व की बात की जाए अगर, तो जो हमारे ये वेरियस सप्लाई शेड्यूल होता है, जो कि एक टैबुलर फॉर्मेट होता है सप्लाई शेड्यूल, जो वो टैबुलर फॉर्मेट है जिसमें प्राइस और सप्लाई लिखा है, उसको जब हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो वो आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा। दिस इज योर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है हमें, रीजन बीइंग कि प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वहीं अगर हम मार्केट सप्लाई कर्व की बात करें तो ये आपके इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गए, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी, और ये आपका सप्लाई कर्व ऑफ जो है पूरा क्या बन गया, मार्केट बन गया। जो आपका मार्केट सप्लाई है वो फ्लैटर रहेगा, रीजन बीइंग कि उसमें जो है ज्यादा जो है फर्म्स वगैरह, और ये इंडिविजुअल है तो ये थोड़े से स्टीपर रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पर। लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली किस चीज पर बात करता है, लॉ ऑफ सप्लाई आपको यही बताता है कि मान लो अगर प्राइस को, एक कमोडिटी की खुद की प्राइस को छोड़कर बाकी के जो सारे फैक्टर्स है अगर हम उन्हें कांस्टेंट रखेंगे तो जो विद इंक्रीज इन प्राइस जो सप्लाई है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज सेट्रिस पेरेबस। ये जो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम सेट्रिस पेरेबस बोलते हैं, और इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ऑल राइट, अजम्पशंस अगर हम लोग ले लॉ ऑफ सप्लाई के, तो प्राइस को छोड़ के बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन्हें हमें क्या लिखना है, देयर वुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी सेम है, ये सारी चीजें हमें इसके अजम्पशंस में लिखनी रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग रीजन देखें तो सबसे पहला रीजन है प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट जो है ज्यादा अर्न कर सकती है फर्म, इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स हो सकता है, जहां पर दिखेगा कि प्रॉफिट ज्यादा है वहां पर फर्म ज्यादा एंटर करेगी तो अल्टीमेटली जो है सप्लाई ज्यादा होगी। और चेंज इन स्टॉक्स जो है ये भी इसका क्या बन सकता है, रीजन बन सकता है ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का, ठीक है। एक्सेप्शंस अगर हम लोग देखें लॉ ऑफ सप्लाई का, तो फर्स्ट वन इज फ्यूचर एक्सेप्शंस। मान लो आज प्राइस बढ़ा है लेकिन ये जो है प्रोड्यूसर्स को उनके माइंड में है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये प्राइस और बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो अभी जो है सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो हैं या फ्यूचर एक्सेप्शंस जो हैं वो क्या कर सकता है, आपकी लॉ ऑफ सप्लाई के लिए एक
एक्सेप्शन बनता है। एग्रीकल्चरल गुड्स पेरिशेबल होते हैं नेचर में, वो खराब हो जाएंगे, अगर कम प्राइस है तो भी वो जो है सप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद में वही सेम पेरिशेबल गुड्स, जो कि खराब होने वाले जो गुड्स होते हैं, अगर उन्हें रख के भी रखेंगे तो वो जो है खराब हो जाएंगे, इसलिए उन्हें कम प्राइसेस पर भी कभी कभी सप्लाई कर दिया जाता है। जो रेयर आर्टिकल्स है उनकी प्राइस हमेशा ही ज्यादा रहती है, और रेयर आर्टिकल्स रेयर है, प्राइस ज्यादा के साथ में उनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है, बिकॉज दे आर रेयर, राइट, मतलब कि वो स्केयर है हमारे पास में, ठीक है, वो स्केयर रिसोर्सेज या स्केयर आर्टिकल्स हम उन्हें बोल सकते हैं। बैकवर्ड कंट्रीज, ठीक है, बैकवर्ड कंट्रीज जो है वहां पर विद इंक्रीज इन प्राइस जो है आपकी सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। ऑल राइट, तो ये कुछ हमारे एक्सेप्शंस बनता है लॉ ऑफ सप्लाई के। उसके बाद में मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व की बात करें तो ये जैसे कि हमारा सप्लाई कर्व है, इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। मूवमेंट हमेशा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी की खुद की प्राइस में जब चेंज होगा, तो अगर मान लो प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ है, अगर मान लो प्राइसेस बढ़े तो उसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ेगी, और आपकी जो न्यू हम बोलेंगे कि मूवमेंट जो है वो हमें कौन सा दिखेगा? अपवर्ड स्लोपिंग वाला। अगर मान लो प्राइसेस कम हुए तो आपके पास में एक न्यू जो है सप्लाई आपको मिलेगी, और उसमें आप क्या देखोगे? एक डाउनवर्ड मूवमेंट आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो मूवमेंट जो है सप्लाई कर्व में उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और इसमें अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा, ठीक है। फिर वहीं हम लोग जब शिफ्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका जो शिफ्ट है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड होगा। राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड कब होगा? राइटवर्ड होगा अगर आपकी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ा है तो आपको नॉट प्राइस सॉरी आप जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो जो खुद की कमोडिटी का प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, बाकी के जो भी फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो राइटवर्ड शिफ्ट अगर फैक्टर्स जो है उनमें फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर जो है अनफेवरेबल चेंजेस हैं, ठीक है। तो आपका जो शिफ्ट है उसे हम चेंज इन सप्लाई बोलेंगे, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ऑल राइट, अब उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली आपको क्या बता रही है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि विद चेंज इन प्राइस आपकी जो सप्लाई है वो कितनी चेंज हो रही है, ठीक है, वो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। ये कुछ हमारा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हम इसे जो है फाइंड आउट करते हैं। अब जो वेरियस हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जो डिग्रीज है, उन्हें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आ रहा है परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, कि अगर स्लाइट चेंज भी है प्राइस में तो आपकी सप्लाई में इनफाइनाइट जो है चेंज है, तो इनफाइनाइट सप्लाई एट द सेम प्राइस। इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा कि आपका प्राइस जो है उसमें बहुत ज्यादा क्या नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन आपकी सप्लाई कितनी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें कि आप प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी कम कर लो, आपकी सप्लाई चेंज नहीं होगी। ES इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है, दैट इज सेम सप्लाई एट ऑल प्राइसेस, ठीक है, सेम सप्लाई रहेगी सारे प्राइसेस पर। तो उसमें जो आपका कर्व है वो ऐसा वर्टिकल बनेगा पैरेलल टू Y एक्सिस, कि आप प्राइस में कितना भी चेंज करो आपकी सप्लाई में चेंजेस नहीं है। देन उसके बाद में आता है हाईली इलास्टिक, कि आपकी प्राइस में कम चेंज और आपकी सप्लाई में ज्यादा चेंज है, ES इज मोर देन जो है 1 वाली कंडीशन, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है ये आपका ES इज मोर देन 1 वाला बताता है, दैट इज हाईली इलास्टिक। उसके बाद में वी हैव लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब कि आपकी प्राइस में जो है ज्यादा चेंज और आपकी सप्लाई में कम चेंज हो रहा है, ठीक है, ES इज लेस देन 1 वाली कंडीशन है, चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन प्राइस वाली कंडीशन है। ये पर्टिकुलर आपका ग्राफ बनेगा ऑफ ES लेस देन 1 वाला, ठीक है। देन आता है जो आपका 5th वाली डिग्री है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में ES इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, जो कि बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जितना चेंज आपकी प्राइस में है उतना ही चेंज आपकी सप्लाई में होता है। अगर उसका ग्राफ देखें तो कुछ ये बनेगा, दैट इज ES इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई गेस ये जो वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है, ठीक है। सो विद दिस ये जो पूरा चैप्टर था उसे फाइनली हम लोगों ने 30 मिनट्स के अंदर अंदर फिनिश कर लिया है। मुश्किल बहुत था लेकिन फिर भी कर लिया है, ठीक है। 28 मिनट्स में जो है हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे थे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं था। इफ अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ समझ में नहीं आया, किसी भी टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में सारी चीजें बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, आपको वहां पर जो है सारे वीडियोज मिल जाएंगे। वीडियोज आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। यूट्यूब पर अगर प्लेलिस्ट फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है तो जो हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com या फिर जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से आप जो है इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो।
ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड है। तो अगर आप लोग इन बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, एक फॉर्म है उसे फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट कर लेगी। ऑल्सो ये जो चैप्टर है इसके नोट्स अवेलेबल है जो कि बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही जो है आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और आगे की प्रोसेस आप लोगों को वहीं पर समझ में आ जाएगी। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।